दुरूद शरीफ पढ़ लें। कल कोई बात, परसों तरसों, आखिरी कोई बात? ठीक। अच्छा, ये को गारंटी नहीं है कि जो आपको बात बता रहा हूँ आपके साथ भी वैसे ही हो जाए, सिर्फ एक बात समझाने के लिए बेस बना रहा हूँ। जब मैं ये कैफ में पढ़ता था, मेरे दौर में तो खैर वो कैफ का नाम नहीं कुछ और था, वो मॉड्यूलर सिस्टम होता था। तो पैक का स्टूडेंट था, तो मैं टॉपर था। ये जो टेस्ट और टर्म टेस्ट और हर सब्जेक्ट का टॉपर था तब, और कॉलेज का टॉपर था, सारे सेक्शन मिला के। तो नहीं, मेरे दौर में सर्टिफिकेट्स होते नहीं थे, होते तो मेरे 6-7 होने थे। तो है जी, मुझे कहा कुछ? अच्छा, तो मेरे कुछ थे दोस्त जो पढ़ाई में नहीं थे इतने अच्छे, तो मैं उनको पढ़ाता रहता था। तो एक लड़के ने मुझे कहा कि नासिर, तुम्हें पता तुम फर्स्ट क्यों आते हो? तो मैंने कहा क्यों? कि तुम ना, क्योंकि तुम हमारे जैसों की मदद करते हो। तो अच्छा, इसमें ना एक बात आपको मैं बता दूं कि भाई भाइयों को पढ़ाएं, बहनों को ना पढ़ाएं। अच्छा, ये और बहनें बहनों तक रहें। बेहकी में रिवायत है, नंबर बहुत बड़ा है, 16685, पता नहीं शायद। सैयदना अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपने भाई की मदद की और पीठ पीछे मदद की, यानी सीक्रेटली मदद की कह सकते हैं, जिसने अपने भाई की मदद की और उसके पीठ पीछे की, अल्लाह ताला उसकी दुनिया और आखिरत में मदद फरमाएगा। तो जब हम इखलास के साथ किसी की मदद करते हैं ना, तो अल्लाह ताला दुनिया में भी और आखिरत में भी मदद करते हैं। तो जिसने अपने भाई की मदद की उसकी पीठ पीछे, अल्लाह ताला उसकी दुनिया और आखिरत में मदद फरमाएगा। ऑटम 20 एक सवाल था, आपने किया होगा, किया होना चाहिए था। स्टैंडर्ड कार्ड बनाने में कोई मुश्किल? फैक्ट्री ओवरहेड्स दोनों मिला के डायरेक्ट लेबर का 150% है। उसको फिर आगे मजीद 60-40 तोड़ेंगे तो वेरिएबल और फिक्स्ड अलग अलग होंगे। स्टैंडर्ड कार्ड बनाने में कोई एतराज? कैसे पता? प्रोसेस मिक्स वाला सवाल है। ओपनिंग क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस है, तो इससे ये प्रोसेस मिक्स वाला सवाल बन गया। और सवाल की रिक्वायरमेंट जो मैंने बोर्ड पे सॉल्व किया था उसमें तो ईपी मांगी हुई थी, इसमें फिर हमें खुद वर्किंग में निकालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि SH AH AQ SQ, इसके लिए हमें एक्चुअल प्रोडक्शन की बजाय इक्वलेंट प्रोडक्शन चाहिए, तो वो हमें फाइफो से बनानी पड़ेगी। तो प्रोसेस तो आप चीते चीतियां हो चुके हैं, तो उसमें क्वांटिटी स्केड्यूल और ईपी में कोई सवाल? हाँ जी, ठीक है। चलें फिर बताएं, किस वेरिएंस में कोई मसला है? किसी में भी नहीं है। अच्छा चलें फिर एक बता देता हूं, ये नॉर्मली होता है लोगों को। पॉइंट नंबर 4, 10% आइडल। स्टैंडर्ड कार्ड का हिस्सा था आइडल? नहीं। तो अब जब आइडल स्टैंडर्ड कार्ड का हिस्सा नहीं था, तो इसमें ना खामोशी है, आपकी मर्जी है, आप इसमें 10% ऑफ पेड भी ले सकते हैं और आइडल भी ले सकते हैं। ज्यादा बेहतर वैसे पेड के ही 10% है,
10% ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स वर आइडल ड्यू टू मशीन ब्रेकडाउन बट फुल पेड। तो एक्चुअल आवर्स पेड का ही 10% लेंगे तो आइडल बनेगा। और इसके अलावा मुझे इसमें कुछ ऐसी बात लग नहीं रही। आपने कुछ पूछना है तो जरूर पूछें, जिन्होंने भी किया है। ऑटम जी 9, अच्छा फेवरेबल तो हो ही नहीं सकता आइडल टाइम है। अगर आइडल टाइम स्टैंडर्ड कार्ड का हिस्सा नहीं होता तो आइडल टाइम वेरिएंस तो होता ही नेगेटिव है। आपने कैलकुलेटर में प्लस माइनस इधर उधर कर दिया होगा। आर्स पेड में से आर्स वर्क माइनस किए होंगे आपने, वो तो आइडल आर्स आ गए। नहीं तो ये सही नहीं है ना बेटा। अगर आइडल टाइम वेरिएंस और आइडल टाइम स्टैंडर्ड कार्ड का हिस्सा नहीं है तो इसका फार्मूला होता है स्टैंडर्ड रेट को हम मल्टीप्लाई करते हैं एक्चुअल आवर्स वर्क माइनस एक्चुअल आवर्स पेड। और इसका पर्पस ये होता है कि ये नेगेटिव में लाना है आंसर, क्योंकि टाइम का जाया होना सोचा नहीं था, हो गया जाया, तो ये एडवर्स चीज है। और वो नेगेटिव में तभी आएगा अगर वर्क में से पेड माइनस करेंगे। तो आपने चूंकि इस शक्ल में नहीं लिखा, आपने डायरेक्टली आइडल आवर्स लिखे हैं, तो वो माइनस करके लिख रहे हैं। अगर आइडल टाइम स्टैंडर्ड कार्ड का हिस्सा नहीं है तो आइडल टाइम वेरिएंस नेगेटिव ही होना है। ऑटम 20 में और कोई सवाल? अच्छा, अब मैं एक चीज बता रहा हूं, ये जरूरी नहीं है कि इस चैप्टर में ही काम आएगी। ये आगे सीवीपी में, स्पेशली डिसीजन मेकिंग में भी और सीवीपी में भी मल्टीपल टाइम्स काम आएगी। जो अभी एक बात बताने लगा हूं, एक चीज समझा रहा हूं और उसकी हेडिंग फिर आप समझ आ जाए तो हेडिंग बना लेना। फिर बता रहा हूं, एक कैलकुलेशन सिखा रहा हूं, इसका इस चैप्टर से ही सिर्फ ताल्लुक नहीं है, ये सीवीपी में भी काम आएगा और डिसीजन मेकिंग में भी काम आएगा। मल्टीपल टॉपिक्स में ये बात काम आएगी जो बता रहा हूं। ये मैं जो भी चीज समझाने लगा हूं ना, पहले समझ लें, फिर इसके लिए कहानी या हेडिंग जो लिखनी हो फिर वो लिखिएगा अपने अल्फाज में। समझ आ जाएगी तो अपने अल्फाज में आपने खुद लिखनी है। मिसाल जरूर नोट करिएगा, लेकिन कहानी अपने अल्फाज में लिखनी है आपकी, मैं कुछ डिक्टेट नहीं करवाऊंगा। मैं भी जो भी बात समझाने लगा हूं वो मैं समझाने लगा हूं मटेरियल की क्वांटिटी पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। ये मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बात करने लगा हूं कि प्रोडक्ट के एक यूनिट में मटेरियल की क्वांटिटी। इस कॉन्टेक्स्ट में एक बात समझा रहा हूं। एग्जिस्टिंग जो हालात थे प्रोसेस के अंदर, इनपुट होता था अगर 10 किलो और 10% लॉस होता ही होता था नॉर्मल, तो जो प्रोडक्ट का एक यूनिट बनता था वो कितने किलो का होता था? 9 केजी का। प्रोडक्ट का एक यूनिट 9 किलो वजनी होता था क्योंकि 10 किलो मटेरियल और उसमें से इवेपोरेट कह लें या सड़ जाता था, 10% नॉर्मल लॉस था, तो प्रोडक्ट का जो एक यूनिट बनता था वो वजनी 9 किलो का होता था। बिजनेस ने अपनी मशीनरी की सेटिंग थोड़ी चेंज की, प्रोसेस में कुछ इंप्रूवमेंट लाए, या ये कह लें कि मटेरियल अच्छी क्वालिटी का ले आए। तो इंप्रूवमेंट के बाद रिजल्ट ये निकला कि पहले जो लॉस प्रोसेस में मटेरियल का 10% होता था वो 6% तक रह गया। इंप्रूवमेंट आ गई, मशीन बेहतर हो गई या मटेरियल अच्छी क्वालिटी का आ गया। तो मटेरियल अब कम जाया होगा, तो इस खुशी में कस्टमर्स को हम कहें कि अब से हम आपको बड़ी बोरी बेचा करेंगे, है प्रोडक्ट वजनी करके बेचे हम। अगर प्रोडक्ट कोई एक बैग था, कोई बोरी थी, तो अब हमारा चूंकि मटेरियल लॉस कम होता है इसलिए हम बोरी का साइज बढ़ा के बेच दें। क्यों भाई? प्रोडक्ट तो वही है ना, प्रोडक्ट की शक्ल थोड़ी चेंज कर रहे हैं हम, तो फिर फर्क क्या पड़ेगा? अच्छा, इसका जवाब अगर आप ये दे रहे हैं ना कि टोटल प्रोडक्ट के यूनिट्स ज्यादा बन जाएंगे, मैं इस कॉन्टेक्स्ट में तो बात ही नहीं कर रहा। मैं इस वक्त ये बात नहीं कर रहा कि पहले एक महीने में हम 50,000 यूनिट्स बना लेते थे, अब हम 52,000 यूनिट्स बनाने लग जाएंगे, ये बात नहीं हो रही। मैं बात ये कर रहा हूं कि प्रोडक्ट का एक यूनिट जितने किलो वजनी होता था उसके लिए जितना मटेरियल लगाना पड़ता था, अगर प्रोसेस में कोई इंप्रूवमेंट आए या मटेरियल की क्वालिटी बेहतर हो जाए जिसकी वजह से लॉस रिवाइज हो जाए, तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? फिर सुन लें,
मैं ये रिजल्ट नहीं बोल रहा कि पहले महीने में 50,000 यूनिट्स बनाते थे तो 52,000 बन जाया करेंगे, बेशक बनेंगे, लेकिन मेरी डिस्कशन इस वक्त ये नहीं है। मेरी डिस्कशन इस वक्त ये है कि प्रोडक्ट का एक यूनिट, तो अगर लॉस कम हो जाएगा तो हम वो बड़ा साइज बेचना शुरू कर देंगे, प्रोडक्ट वही रहेगा, तो रिजल्ट क्या निकलेगा? फिर इनपुट कम हो जाएगा। तो अब हम लोग प्रोडक्ट तो अभी भी 9 kg वाला बेचेंगे, प्रोडक्ट तो अभी भी एक 9 किलो वाला ही होगा, लेकिन अब एक यूनिट बनाने के लिए इनपुट कितना मटेरियल लगा करेगा? कैसे निकालें? कैसे 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 कैलकुलेट करें, ये पूछ रहा हूं। नहीं 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 जी, 9 किलो को 0.94 से क्रॉस करेंगे, क्योंकि जितना इनपुट होता था उसका 10% लॉस हो जाता था, तो ये इसका 90% होता था। अब लॉस 6% ऑफ इनपुट होगा, तो जो प्रोडक्ट बना करेगा उसका वजन इनपुट का 94% हुआ करेगा। तो 9 किलो अगर 94% है तो हमें कितना इन करना पड़ेगा? कैसे कैलकुलेट करें? 9 डिवाइडेड बाय 0.94। इधर नीचे लिख रहा हूं, जगह नहीं है तो यहां दिखा रहा हूं। हमारा रिवाइज्ड इनपुट होगा 9 kg डिवाइडेड बाय 94%, 9.57 kg। हाँ जी, ये बात आई समझ? अच्छा, इसमें अब थोड़े से मैं सवालिया निशान लगाता हूं। इसी चीज को मैं दस किलो से ये फिगर कैसे निकालूं? क्या करूं बताएं? कैसे? 10 इंटू 0.9 डिवाइडेड बाय 0.94, तो इससे पॉइंट ये आ जाएगा। यानी जो पहले लॉस होता था अगर वो चेंज हो जाए तो हमें पुराना वाला इनपुट पता हो तो रिवाइज इनपुट कैसे निकालें? ऐसे, ठीक है, इशारे शायद आपको याद रह जाए। हमें पुराना वाला इनपुट पता हो और मटेरियल का लॉस रिवाइज हो जाए, तो रिवाइज इनपुट कैसे निकालें? बस इसकी जो भी हेडिंग बनानी है वो बना ले, ये सिखाया आपको। लेकिन ये सारी डिस्कशन टोटल्स की नहीं हो रही, प्रोडक्ट के एक यूनिट की बात कर रहा हूं। यानी मैं इस वक्त आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि प्रोडक्ट तो वही शक्ल रहेगी, लेकिन उसका लगने वाला मटेरियल चेंज हो जाएगा लॉस चेंज होने की वजह से। अब इसकी हेडिंग बनानी है, इसकी उर्दू इंग्लिश पश्तो जो लिखना है लिखें। आइंदा जब भी सवालों में ये बात आएगी तो मैं आपको ये ऐसे कह के रिवाइज कराया करूंगा। अगर ये कहानी समझ नहीं आई तो बता दे जी। है इसका करना क्या है वो देखेंगे, सवालों में जरूरत पड़ेगी हमें। कुछ सवालों में ना ये रिवाइज इनपुट निकालना पड़ा करेगा। अब चाहे वो इस चैप्टर में हो चाहे अगले किसी चैप्टर में हो, तो जब जब ये काम करना हुआ पड़ा करेगा सवाल से रिलेट करके बताऊंगा कि हम ये ऐसे 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 जाने वाला काम करने लगे। क्या जी? वो तो सवाल पे डिपेंड करता है। आपको सिर्फ मैंने यहां ये सिखाया है कि अगर एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट का एग्जिस्टिंग इनपुट पता हो और प्रोसेस या मटेरियल लॉस ने रिवाइज होना हो या हुआ हो और हमें रिवाइज इनपुट चाहिए हो, वो ऐसे निकलेगा। अब वो सवाल पे डिपेंड करता है कि हम ये पास्ट की कैलकुलेशन कर रहे हैं कि फ्यूचर की, वो तो सवाल पे डिपेंड करता है।
अगर हमें किसी भी चैप्टर के सवाल में कोई मटेरियल के प्रोसेस लॉसेस चेंज हो रहे हों और उसकी वजह से रिवाइज्ड इनपुट निकालना पड़े 1 यूनिट का, तो वो ऐसे निकलना है। इतनी देर इतने में तो और इंप्रूव हो जाएगा लॉस। एक एग्जाम नोट लिख लें, ये मैंने बुक में नहीं लिखा हुआ, ये आप रजिस्टर में लिख लें। अगर आपको मैं बता देता हूं कि क्या करना चाह रहा हूं। अगर आपको ये बुक में लिखना खुद आसान, मतलब आपको लगता है बुक में लिखना ज्यादा अच्छा है, तो बुक में लिख लें। बेशक आपको जहां से पढ़ने में आसानी हो, जहां से पढ़ना याद रहे, चाहे तो बुक्स में लिख लें, चाहे रजिस्टर में लिख लें, जैसे आपकी मर्जी। बताने क्या लगाऊं, मटेरियल के वेरिएंसेस में जो केस 2 था, क्या था केस 2? मटेरियल परचेज और यूज्ड बराबर नहीं है, तो उसमें सिनेरियो ए है या बी है? यानी मटेरियल इन्वेंट्री वैल्यूड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट है या एक्चुअल कॉस्ट है? अगर सवाल में खामोशी है तो क्या करें? अब ये तो क्या करें की वजह बताने मतलब हल बता रहा हूं। तो आपको ये तो क्या करें, बुक में लिखना आसान लग रहा है तो बुक में लिख लें, रजिस्टर में लिखना है रजिस्टर में लिख लें। क्या लिखना है? गुड क्वेश्चन। मटेरियल का केस 2 हो और सिनेरियो ए है या बी है ये नहीं बताया, तो क्या करें? मटेरियल का केस 2 है लेकिन ए है या बी है ये नहीं बताया, तो क्या करें? अगर सवाल में रिकंसिलिएशन रिक्वायर्ड है तो प्रॉफिट टैली नहीं करेगा, हमें फिर
वैल्यूड एट एक्चुअल कॉस्ट अज्यूम करना पड़ेगा। लेकिन अगर सवाल में रिकंसिलेशन नहीं रिक्वायर्ड है तो फिर वो स्टैंडर्ड वाला अज्यूम करना पड़ेगा। मटेरियल के वेरिएंसेस को सॉल्व करते हुए हमने ये देखना होता है ना कि केस 1 है कि केस 2 है, और केस 2 है तो फिर ये देखना होता है कि वैल्यू डेट एक्चुअल है कि वैल्यू डेट स्टैंडर्ड है। तो मैंने ये कहा है कि अगर केस 2 हो लेकिन ये नहीं बताया सवाल में कि ए है या बी है तो का जवाब ये है कि अगर सवाल में रिकंसिलेशन भी रिक्वायर्ड थी तो बाय डिफॉल्ट हम उसको एक्चुअल कॉस्ट अज्यूम करेंगे, वरना रिकंसाइल नहीं होता अगर ये ना करें तो करने के लिए और एडजस्टमेंट डालनी पड़ती है। तो इसलिए अगर रिकंसिलेशन रिक्वायर्ड है तो हम ये अज्यूम करेंगे, और अगर रिकंसिलेशन रिक्वायर्ड नहीं है तो फिर हम ये अज्यूम करेंगे। ऑटम 22 पढ़ लें। ऑटम 22 नेपच्यून लिमिटेड। ये मैं आधा करके छोड़ूंगा, बाकी होमवर्क होगा आपका। पढ़ ले, मैं करता हूं। नेपच्यून लिमिटेड, मैं आधे के अल्फाज वापस लेता हूं, कुछ करके छोड़ूंगा, बाकी होमवर्क होगा आपके लिए। नेपच्यून लिमिटेड के नाम से सवाल है, ऑटम 22 पढ़ लीजिए। सवाल पढ़ ले।
अच्छा, सवाल पढ़ते हुए हंसी क्यों आ रही होती है? क्या हो, आसान होता है? मिड में कितने नंबर है आपके? ऑटम 22 पढ़ रहे थे। अच्छा, मैं ना इसके मटेरियल के वेरिएंस निकाल रहा हूं बस, और स्टैंडर्ड कार्ड बना रहा हूं। बाकी वो सेल के वेरिएंसेस और लेबर के और ओवरहेड्स के ये होमवर्क है। स्टैंडर्ड कार्ड बना रहा हूं और मटेरियल के वेरिएंसेस। ऑटम 22 कैसे पता है चैप्टर का सवाल है? तो इस चैप्टर के सवाल ना आसानी से पहचाने जाते हैं रिक्वायरमेंट से। तो इसमें रिक्वायरमेंट बी है 14 नंबर की, ये नाम लेके वेरिएंसेस पूछे हुए। और पार्ट ए, प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट। प्रिपेयर नहीं, बस कंप्यूट बजटेड प्रॉफिट। ये एक सवाल मैंने बोर्ड पे भी किया था, वो स्प्रिंग 16 वाला, तो उसमें भी बजटेड प्रॉफिट एक ब्रैकेट में ही निकाल दिया था। और चूंकि पार्ट बी में वेरिएंसेस चाहिए तो हमें फिर स्टैंडर्ड कार्ड बनाना पड़ेगा। इसमें सिर्फ मटेरियल वाला एक बहुत अच्छा पॉइंट है जिसकी वजह से मैं वो बोर्ड पे कर रहा हूं। बाकी बेटे आपने करना है, होमवर्क ही होमवर्क है। इसमें कंफ्यूजिंग बात यह है जिसमें पार्ट बी के एक वेरिएंस पे असर पड़ेगा उस कंफ्यूजन का। ये बिजनेस एब्जॉर्प्शन मानने वाला है कि मॉडल, लेकिन रिक्वायरमेंट ए क्या है? तो ये क्या बात है? वो बिजनेस एब्जॉर्प्शन फॉलो करता है, एग्जामिनर आपको कह रहा है मॉडल पे निकाल दें। तो इसमें कंफ्यूजन सिर्फ इतनी है कि ये जो पार्ट बी में पहला वेरिएंस रिक्वायर्ड है, सेल वॉल्यूम वेरिएंस, इसके दो अलग अलग फार्मूले हैं। सेल वॉल्यूम वेरिएंस, मार्जिनल का और है, एब्जॉर्प्शन का और है। तो ये कौन सा वाला कैलकुलेट करना है? हाँ, बस ये कंफ्यूजिंग बात थी कि बिजनेस एब्जॉर्प्शन फॉलो करता है लेकिन पार्ट ए में मार्जिनल पूछा हुआ है। तो इसलिए मेरी नसीहत यह है कि टू बी ऑन सेफर साइड दोनों निकाल देना, क्योंकि रिक्वायरमेंट बी पॉइंट 1 सेल वॉल्यूम वेरिएंस है। सवाल में कहा एब्जॉर्प्शन फॉलो होती है, पार्ट ए में कहा है मार्जिनल कैलकुलेट करना है। तो इसलिए बेहतर है कि दोनों वाले कैलकुलेट कर देना। सेल वॉल्यूम वेरिएंस का फर्क होता है ना, तो वो दो निकाल देना। अच्छा खैर, पार्ट बी वेरिएंस निकालने हैं तो हमें फिर सबसे पहले बनाना पड़ेगा स्टैंडर्ड कार्ड। ये तो अब आप चीते चीतियां हो चुके हैं बनाते बनाते, बल्कि देखते देखते। मैं ही तो बना रहा हूं बोर्ड पे सारे। हाँ जी, मटेरियल 8 किलो, 1 किलो 30 का 240। लेबर 6 घंटे 25 150। हमने ये सवाल सॉल्व करना है मार्जिनल से कि एब्जॉर्प्शन से। पार्ट ए में तो उसने क्लियरली मार्जिनल कहा है, और पार्ट बी ये कौन से वेरिएंस पे फर्क पड़ेगा कि मार्जिनल है कि एब्जॉर्प्शन है? पार्ट बी सेल वॉल्यूम वेरिएंस पे। और आगे सवाल के पार्ट बी को देखें ना, फिक्स्ड ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर वेरिएंस पे फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता भाई, वो तो वॉल्यूम होता है। तो इसलिए सिर्फ सेल वॉल्यूम वेरिएंस पे फर्क पड़ेगा, सिर्फ सेल वॉल्यूम वेरिएंस पे फर्क पड़ेगा, बाकियों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें आप इसमें जो आईकेएम ने सोल्यूशन किया हुआ था ना, उन्होंने ये पार्ट बी भी मार्जिनल पे किया हुआ था है? नहीं, सेल वॉल्यूम वेरिएंस। सेल वॉल्यूम वेरिएंस तो एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल का फार्मूला अलग अलग है ना, तो उन्होंने सॉल्यूशन में इसमें मार्जिनल सॉल्व किया हुआ था। मेरा जाती ख्याल ये है कि ये पार्ट बी में उसने लिखना मिस हो गया बस, वरना वो पार्ट ए में मार्जिनल कॉस्टिंग लिख के समझ रहा होगा कि मैंने पार्ट बी में भी लिख दिया है। तो ये सिर्फ मिस्टेक हुई होगी। इसलिए जिसने इस सवाल के पार्ट बी को मार्जिनल से किया होगा वो भी सही होगा, जिसने एब्जॉर्प्शन से किया होगा वो भी सही होगा। जब इस तरह की एम्बिग्विटीज होती है ना, तो अल्टरनेटिव आंसर एक्सेप्ट, लेकिन हम इसको मार्जिनल से कर देते हैं। तो मार्जिनल से बना रहा हूं, तो फिर वेरिएबल ओवरहेड्स लेबर से लिंक्ड है कि मशीन आवर से? तो यहां भी फिर 6 घंटे आएगा। और ये सामने क्या लिखूं, 20 रुपए पर आवर, ये फिक्स्ड है कि वेरिएबल है? ये तो दोनों है, तो हमें तो उसको तोड़ना पड़ेगा। तो उसका तरीका ये है कि हम फिक्स्ड ओएआर निकाल लें पहले। तो फिक्स्ड ओएआर के लिए
टेबल के जस्ट नीचे बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स दिए हुए और पहले पैराग्राफ में नॉर्मल कैपेसिटी दी हुई है। तो नॉर्मल कैपेसिटी क्या है? 6250 का 80%। इसका आंसर 40 आ रहा है। अच्छा, अब ये 40 पर यूनिट आया है, क्योंकि ये क्या है, ये यूनिट्स है, तो 40 पर यूनिट निकला है, 40 पर यूनिट आया है। पूरा यार कितना है? 20 रुपए पर आर, तो 180 रुपए हो गया, सॉरी 120 हो गया, -40। ओहो, वेरिएबल 80 पर यूनिट। फिक्स्ड ओएआर को टोटल ओएआर से निकाला तो पीछे वेरिएबल का रह गया। ये पहले भी 2 दफा किया सवालों में। ये 20 रुपए टेबल के अंदर दिया हुआ है, 20 रुपए पर आर, तो ये बन गया 120 पर यूनिट। उसमें से 40 पर यूनिट माइनस किया तो पीछे 80 पर यूनिट रह गया, तो ये हो गया जी 80 पर यूनिट। और ये 13.33। अब ये 13.33 से आगे भी चल रहा है ना, तो पीछे जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस नजर आ रहा होगा। कोई मसला नहीं है, हम क्योंकि राउंड ऑफ कर रहे हैं इसको। ये 80 रुपए नहीं समझ आया तो बताएं। 80 पर यूनिट। अच्छा, ये पर यूनिट क्यों है? क्योंकि यूनिट से डिवाइड किया। $470 और स्टैंडर्ड सेल प्राइस कितनी है? 700, तो 230 हो गया कंट्रीब्यूशन। ये बन गया जी स्टैंडर्ड कार्ड। अच्छा, पार्ट ए एक लाइन में हो जाएगा, इसलिए इससे ऊपर अगर आपके पास है एक लाइन, तो पार्ट ए क्या है? बजटेड प्रॉफिट कंप्यूट करना है। तो बजटेड प्रॉफिट कैसे कंप्यूट करें भाई? कितने यूनिट्स बेचने का बजट बनाया था? दूसरे टेबल में है कहीं? बजटेड सेल्स 4000 यूनिट्स, तो 4000 यूनिट्स इंटू 230 कर दूं तो क्या आ जाएगा? नहीं, वो तो आ जाएगा, क्या चीज होगी? कंट्रीब्यूशन। लेकिन प्रॉफिट निकालना है हमने, माइनस जी 720। ये पार्ट है। 5 नंबर। ये असल में ना हुआ ये था कि एग्जामिनर का जो सोल्यूशन है ना, उसने पूरी इनकम स्टेटमेंट बनाई होगी खुद सोच के, चलो इनकम स्टेटमेंट बनाता हूं,
और प्रॉफिट निकाल लिया। फिर उसने कहा चलो यार इसके तो 5 नंबर बनते हैं, तो वो 5 नंबर रख दिए, तो वो मैंने आपको एक लाइन में निकाल दिया। तो उसके 1 नंबर मिला नहीं, पूरे 5 मिलेंगे भाई। उसने बजटेड इनकम स्टेटमेंट बनाने को नहीं कहा है, कंप्यूट कहा है, तो पूरे 5 नंबर है इसके। है जी, 2 लाख क्यों लेस किया है? ये कंट्रीब्यूशन है ना, तो प्रॉफिट तक पहुंचना है, तो फिक्स्ड ओवरहेड माइनस करेंगे, तो 2 लाख फिक्स्ड ओवरहेड्स है। यार 5 नंबर सुन के परेशान लग रहे हैं आप। बजटेड प्रॉफिट निकाला है मैंने, बजटेड यूनिट्स को इस 230 से मल्टीप्लाई किया, तो प्रॉफिट क्यों नहीं आया? ये कंट्रीब्यूशन है ना, तो प्रॉफिट के लिए फिक्स्ड ओवरहेड्स माइनस करने पड़ेंगे, तो वो 2 लाख दिए हुए हैं सवाल के अंदर। चले पार्ट बी, वेरिएंसेस पूछे हैं, मैं सिर्फ मटेरियल के सॉल्व कर रहा हूं, बाकी ये सवाल आपका होमवर्क है पार्ट बी के बाकी वेरिएंस। पार्ट बी में जो 5 पूछे हैं नंबर, मैं नंबर 2 सॉल्व कर रहा हूं, बाकी होमवर्क है। ओके, नंबर 2 कर रहा हूं मैं सॉल्व। ये पार्ट ए डन, ये पार्ट बी कर रहा हूं मैं। मटेरियल प्राइस वेरियंस और मटेरियल यूजेज वेरियंस, ये दोनों पूछे ना। मटेरियल प्राइस वेरियंस केस 1 है कि केस 2 है? हाँ जी, हाँ जी, केस कैसे 1 है? परचेज्ड बताया है, यूज्ड हमें खुद निकालना पड़ेगा, क्योंकि यूज्ड के लिए इंफॉर्मेशन है। एक्चुअल लॉस वाज 10% एज अगेंस्ट, तो एक्चुअल हमें ये लॉस चेंज वाला ये और ये करके निकालना पड़ेगा। तो वो जब निकालेंगे तो पता चल जाएगा कि परचेज और यूज्ड बराबर नहीं है। ये इस सवाल में वो खूबसूरत पॉइंट है जिसकी वजह से सवाल में खुद कर रहा हूं। ये बहुत मजे का पॉइंट था, ये एग्जाम में बैठ के बच्चों को नहीं समझ आई होगी कि परचेज और यूज डिफरेंट है। ये जो लॉस वाला पॉइंट लिखा है ना कि एक्चुअल लॉस इतना था, तो आपको मटेरियल यूज्ड की केजीज निकालेंगे तो नजर आएगा कि वो 50,000 से डिफरेंट है। तो ये केस 2 है। SQ इंटू SC माइनस AQ यूज्ड इंटू SC। SQ कितने यूनिट्स एक्चुअली बनाए? एक्चुअल प्रोडक्शन 5400 इंटू 8 किलो 43200 इंटू 30 माइनस ये AQ यूज निकलवाने के लिए सवाल में खुद ये बोर्ड पे वर्किंग कर रहा हूं। ये वाला पॉइंट था। अच्छा, अब एग्जाम में आपको AQ यूज नहीं समझ आएगा एग्जाम में तो 0 नंबर, बस सिर्फ इसके नंबर कटेंगे, बाकी तो सारे वेरिएंसेस निकाल सकते हैं। तो इसलिए सवाल में कोई पॉइंट मुश्किल नजर आ जाए तो बेटे सवाल नहीं पूरा छोड़ते, उस पॉइंट पे जो समझ आ रहा है करें, उसके नंबर कटेंगे बस, बाकी तो सारा सही किया होगा तो नंबर मिलेंगे। AQ यूज्ड, ये हमने पूछा है लाल मकड़ी से। AQ यूज्ड हम 2 हरी मकड़ियों से पूछते हैं। अच्छा, ये जो 8 किलो जहां लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या ये है कि 1 यूनिट बनाने के लिए 8 किलो मटेरियल इन होता है, या लॉस के बाद प्रोडक्ट का वजन 8 किलो रह जाता है? हमें मटेरियल कॉस्ट क्यों पड़ती है? क्यों? हाँ वो तो ठीक है, परचेज करते हैं। अच्छा, मटेरियल कॉस्ट किसको कहते हैं? मटेरियल जो प्रोसेस में डालते हैं या जो कट कटा के बाकी बच जाता है? जो प्रोसेस में इन करते हैं, मटेरियल जो यूज होता है उसी को मटेरियल कॉस्ट कहते हैं। तो ये 8 किलो क्या है? ये है। हमारा स्टैंडर्ड ये था कि प्रोडक्ट का 1 यूनिट बनाने के लिए 8 किलो मटेरियल लगता है, और तब हमने सोचा हुआ था कि प्रोसेस में जाया हो जाया करते हैं 6%। हमने यह सोच के स्टैंडर्ड बनाया हुआ था।
लेकिन एक्चुअल ये हुआ कि शायद हम अच्छी क्वालिटी का मटेरियल ना ला सके, तो असल में ये हुआ कि लॉस 6 की बजाय, तो वो हम अब ये करें कि प्रोडक्ट का पैकेट छोटा कर दें, वो कोकोमो पैकेट में 3 बिस्किट डाल दें बस, है कि लॉस ज्यादा हो गया। क्या करें भाई, प्रोडक्ट तो हमें वही रखना पड़ेगा, इनपुट रिवाइज करना पड़ा, यानी जो हमने स्टैंडर्ड कार्ड बनाते हुए ये बात सामने रखी थी उस हिसाब से 8 किलो यहां रखा था, जबकि असल में 6 की बजाय 10% लॉस हुआ, तो हमें असल में इनपुट कितना करना पड़ा। क्या करें, 8 किलो इंटू 0.94 डिवाइडेड बाय 0.9, 8 इंटू 0.94 डिवाइडेड बाय 0.9, 4512, ये AQ यूज्ड आ गया। अब बताया मटेरियल का केस 1 है कि केस 2 है? केस 2 है, क्योंकि परचेज 50,000 किलो है और यूज 45,000 किलो। जी 57 एडवर्स, ये मटेरियल यूजेज वेरियस। अब चूंकि केस 2 है तो हमें प्राइस वेरिएंस के लिए फिर देखना पड़ता है कि ए या बी, यानी रॉ मटेरियल इन्वेंट्री वैल्यूड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट या वैल्यूड एट एक्चुअल कॉस्ट। तो सवाल में बताया मैं है जी, नहीं, ये सब लोग सुन लें, क्योंकि अभी कुछ बच्चों के जहन में आया होगा, बाद में शायद किसी और के जहन में भी आ जाए। सवाल के पहले पैराग्राफ में जब आपको यह बात लिखी मिले ना कि बिजनेस यूजेस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम, इसका मतलब यह नहीं होता कि मटेरियल इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट। इस जुमले का मतलब यह नहीं है। दोबारा, हमें मटेरियल वेरिएंसेस निकालने के लिए यह देखना पड़ता है कि केस 1 है कि केस 2 है, और अगर केस 2 है तो फिर क्या देखना पड़ता है कि यह है कि बी है, यानी मटेरियल इन्वेंट्री वैल्यूड एट एक्चुअल कॉस्ट है या एट स्टैंडर्ड कॉस्ट है। तो सवाल के पहले ही पैराग्राफ में जब यह लिखा होता है ना कंपनी यूजेस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम, इसका मतलब सिर्फ यह होता है कि बिजनेस ये करता है। बिजनेस यूजेस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम का मतलब है कि बिजनेस ये काम करता है। इसका यह मतलब नहीं है कि मटेरियल इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट है जी। ये तो जो भी स्टैंडर्ड का सवाल होगा उसमें लिखा ही होगा बिजनेस यूजेस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम, यानी वो ये टॉपिक है। तो इस सेंटेंस का ये मतलब नहीं है। इसके अलावा कहीं पर कोई और निशानी के मटेरियल इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट, कहीं कुछ बताया है? नहीं। सवाल में रिकंसिलिएशन रिक्वायर्ड है? नहीं। तो फिर स्टैंडर्ड। तो उस सूरत में फिर प्राइस वेरिएंस हुआ करता है एक्चुअल क्वांटिटी परचेज इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी परचेज एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल क्वांटिटी परचेज कितनी? 50,000 किलो। ये पहले पॉइंट में दूसरे में बताई दिए है ना, इनटू 30 माइनस, ये क्या चीज है? परचेज। ठीक है, 50,000 इनटू एक्चुअल हमें कितने का पड़ा? जी एक्चुअल हमें 1 किलो कितने का मिला? कुछ सोचो ना यार, सारा मैंने थोड़ी करना है। देखिए एक्चुअल 1 किलो कितने का मिला? हाँ तो 1 किलो कितने का मिला? 27 का। कैसे? हमें 1.5 लाख रुपए डिस्काउंट मिला। कितने किलो पे? 50,000। तो 1 पे कितना डिस्काउंट मिला? 3 रुपए। और किससे कंपेयर करके डिस्काउंट? 30 से। तो हमें 1.5 लाख रुपए
50,000 किलो खरीदने पे डिस्काउंट मिला, यानी 1 किलो पे 3 रुपए डिस्काउंट मिला, इसलिए हमें 1 किलो 27 रुपए का पड़ा। ये पॉइंट 1 की अंग्रेजी से निकाली बात मैंने। क्या हुआ? अच्छा चले, ये तो नहीं लिखा कि ये डिस्काउंट हमें किससे कंपेयर करके मिला है, यानी हम कितने रुपए का खरीदने गए थे तो नेगोशिएट करके सस्ता हो गया। पॉइंट 2 में ये लिखा हुआ है कि हमने 50,000 किलो खरीदे, और बल्क में खरीदे का मतलब होता है ज्यादा खरीदे, तो इसलिए हमें 1.5 लाख रुपए का डिस्काउंट मिल गया। बस क्या सप्लायर ने प्राइस बोली थी जो हमें डिस्काउंट मिल गया? तो फिर 30 रुपए ही बोली होगी, उसके अलावा और कहां है कोई और बात? जैसे अगर सवाल में यह कहा जा रहा होता कि बल्कि इनफैक्ट कहा भी हुआ है कि वर्कर की वेजेस 10% बढ़ा दी, किससे बढ़ा दी? स्टैंडर्ड से। तो हमें अगर डिस्काउंट मिला है तो वो जितना हम सोच के गए थे उसी के ऊपर ही मिला होगा। तो 30 रुपए किलो सोचा था तो हमें फिर 3 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, तो ये हो गया 27 150,000 एडवर्स फेवरेबल। और वैसे तो आप ऐसे ही करिएगा, लेकिन एक एमी बस नॉलेज के लिए बता रहा हूं, ये जो 1.5 लाख रुपए का डिस्काउंट है ये फेवरेबल प्राइस वेरिएंस ही है, मतलब ये टाइम ही जाया हुआ ना। आपने करना ही है, आपने कैलकुलेट करके दिखाना है, लेकिन ये जो 1.5 लाख रुपए डिस्काउंट मिला है तो हाँ यही है ना प्राइस वेरिएंस, लेकिन आपने तो कैलकुलेट ही करना। ये मटेरियल बस मैंने करने थे, ये बाकी सवाल आपका होमवर्क है, ये सवाल पूरा करना आपने, ये होमवर्क है। एग्जामिनर को ना कुछ सवाल पसंद है पहेलियों की शक्ल में, और वो उल्टी कैलकुलेशंस करवाता है। वेरिएंस के कुछ सवाल ऐसे भी आए हैं जिसमें वो रिवर्स कैलकुलेशंस करवा रहे हैं। अम्मा बा ने उंगली पकड़ के सीधा चलना सिखाया था कि उल्टा? तो फिर उल्टा कैसे चलना है आपको? खुद ही आ गया ना, तो इसलिए रिवर्स कैलकुलेशन भी आपको आती हैं। रिवर्स कैलकुलेशन से मेरी मुराद यह है कि आपको ना सवाल में वेरिएंसेस गिवन होंगे उनसे वापस स्टैंडर्ड कार्ड तक पहुंचना होगा, यानी पूरा कंप्लीट सफर यह है कि आपको वेरिएंसेस दिए होंगे और ये बनाना रिक्वायर्ड हो सकता है, लेकिन ये तो पूरा सफर है, दरमियान में छोटी छोटी कैलकुलेशन रिक्वायर्ड हो सकती हैं। तो रिवर्स कैलकुलेशन से मेरी मुराद यह है कि आपको वेरिएंसेस गिवन होंगे, आपको कुछ स्टैंडर्ड या कुछ एक्चुअल वैल्यूज पूछी होंगी। तो अगर वेरिएंसेस गिवन है तो फिर उससे हमें हिंट मिलता है कि रिवर्स कैलकुलेशन की पहेली बनाई हुई एग्जामिनर ने। तो इसको सॉल्व करने का तरीका, उल्टा चलने का क्या तरीका, बस वापस चले। तो इसलिए इन्वेस्टिगेशंस जो जो अवेलेबल है उस पर गौर करना है। ये मैं आपको एक सवाल से करके भी दिखाता हूं। ये आसान काम है, मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ी सी आप में इन्वेस्टिगेशनिंग स्किल्स होनी चाहिए। अच्छा, मुख्तलिफ जगहों से ना मुख्तलिफ तरह के सबूत मिले हैं, तो वो सीआईडी ने देखना है कि असल पिक्चर क्या है। तो उसका एक प्रैक्टिकल तरीका ये होता है कि जो जो भी पता चल गया है उसको एक बड़े से बोर्ड के ऊपर सब लिख लें। जब पूरी पिक्चर सामने नजर आएगी ना तो कुछ ना कुछ कनेक्ट हो जाएगा। तो मेरी तरफ से भी मशवरा यही है कि आपको जितने वेरिएंसेस सवाल में गिवन है उन सब को फार्मूलों समेत एक ही साथ खोल लें, एक दो पेजेस पे, वहां से हिंट निकलेंगे। सवाल करके दिखाता हूं, ये लिखना है तो लिखें, और एक सवाल कराता हूं और बस उसी से पता चल जाएगा कि रिवर्स कैलकुलेशंस की पहेलियां केसेस कैसे सॉल्व करें। आप खोल लीजिए सवाल स्प्रिंग 8 होगा, ऑटम 8 है एक सवाल, ऑटम 2008।
हेक्सा के नाम से सवाल होगा एक। हेक्सा लिमिटेड ऑटम 8 पढ़िए, मैं करता हूं। अच्छा छोटे रहने दे, एक सवाल लिखें। पहले एक दो छोटे छोटे आपको रिवर्स, आपको तो चेक करें ना कि आपको उल्टा चलना आता है कि नहीं आता। लिखे सवाल लिखें। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस 41925 41,925 41925 एडवर्स, एडवर्स। मटेरियल यूजेज वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस 64500 64500 एडवर्स। और एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट, एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट ₹23 पर केजी, ₹23 पर केजी। और एक्चुअल मटेरियल यूज्ड, एक्चुअल मटेरियल यूज्ड 13975 केजी, 13,975 किलो। आपसे रिक्वायर्ड है हाँ एक चीज और लिखें, एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन 2150 यूनिट्स, 2150 यूनिट्स। आपसे रिक्वायर्ड है स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट, एक यूनिट बनाने, ये रिक्वायर्ड है आपसे, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट रिक्वायर्ड है। चलें ढूंढे, एसीपी बन के सोचें। अच्छा मटेरियल परचेज यूज बराबर है, वैसे तो कुछ सवाल में मैंने ऐसा हिंट दिया ही नहीं, आप इसलिए खुद भी यही अज्यूम करते, लेकिन चले बता रहा हूं, मटेरियल परचेज यूज बराबर है
नहीं, हाँ जी, रिक्वायरमेंट पे गौर करें, मैंने क्या पूछा? हाँ जी, अरे इतने जवान कोई किसी से भी नहीं निकला। हाँ जी, 5 किलो। हाँ जी, इसमें हिंट ये है कि आपको मैंने 2 वेरिएंस बताए हुए हैं, तो उनको ना साइमल्टेनियसली खोल के सामने रखें, ताकि जो कुछ अवेलेबल है सारे सबूत एक ओवरऑल पिक्चर देखेंगे ना, फिर मिसिंग लिंक्स मिलेंगे। जैसे मैंने मटेरियल प्राइस वेरिएंस बताया है और परचेज यूज बराबर है, तो ए क्यू इंटू एस सी माइनस इंटू ए सी। एक हमें मटेरियल प्राइस वेरिएंस पता है और एक हमें मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस पता है, एस क्यू इंटू एस सी माइनस ए क्यू इंटू एस सी। 2 वेरिएंस पता है ना, तो जो जो वेरिएंस पता है एक पेज पे, 1-2 पेज जो भी है, साइमल्टेनियसली खोल लेंगे, हमें जो जो कुछ पता है। अब इस दोनों में से हमें क्या क्या पता है? ये क्या है? 41925 एडवर्स। इधर क्या पता है? और ये पता है 13975, ये नहीं पता, माइनस ये 13975 इंटू 23। इधर क्या पता है हमें? 64 एडवर्स। और इधर क्या पता है? एस क्यू नहीं पता, एस सी नहीं पता, माइनस ए क्यू 13 इंटू एस। ये हमारे पास अभी अवेलेबल है। अब जो पता था ना वो लिख लिया, अब इनको कंपेयर करके देखें कोई मिसिंग लिंक, कोई हिंट मिले। यहां से हमें एस सी मिल जाएगा 20, यहां से एस सी मिल गया, यहां पुट कर लें एस सी। तो अब हमें एस क्यू मिल जाएगा 10750। लेकिन मैंने पर यूनिट पूछा था, तो हमने ये एस क्यू कैसे निकाला होता है जी? इसको एक्चुअल प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई किया होता है ना, तो डिवाइड कर लें 21। ये रिवर्स कैलकुलेशन का तरीका है कि आपको जो अवेलेबल है उसको एक पेज पे फैला लें, फिर आपस में कंपेयर करेंगे तो मिलेंगे लिंक्स कहीं ना कहीं। चलो ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।